ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर पावर सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में सर्किट ब्रेकर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मैं इस वीडियो में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कोई भी डिटेल सोल्यूशन नहीं दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा वोल्टेज है जो ट्रांसमिट नहीं होता है इंडिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 264 किलोवोल्ट इंडिया में ट्रांसमिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। इन सभी में से कौन सा वोल्टेज है जो जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.9 किलोवोल्ट जो है वो जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया इज। और हाईएस्ट वोल्टेज कितना ट्रांसमिट होता है इंडिया में। तो इसका आंसर होगा 400 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली यूज। कौन सा इसमें से है जिसका हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंगल फेज 4 वायर। सिंगल फेज 4 वायर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर। हम लोग क्यों कंडक्टर जो होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का उसको हम सस्पेंडेड करते हैं टावर से। इसका क्या रीज़न है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द क्लियरिंग फ्रॉम ग्राउंड। टू इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीजेज। अगर ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीज। वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा और पावर फैक्टर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ विच एसी सिस्टम विल रिक्वायर मोर कॉपर एज कम्पेयर टू डीसी टू वायर सिस्टम। इन सभी सिस्टम में से कौन सा सिस्टम को मोर कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी कंपेयर टू डीसी टू वायर सिस्टम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 फेज 4 वायर को ज़्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी कंपेयर टू डीसी टू वायर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर। जब अल्टरनेटिंग करंट पास करता है कंडक्टर से तो पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट एज कम्पेयर टू कोर। बोला जब अल्टरनेटिंग करंट पास होता है कंडक्टर में तो जो पोर्शन कंडक्टर के सरफेस के नियर होता है, जो कंडक्टर का वह पोर्शन जो सरफेस के नियर होता है उसमें मोर करंट फ्लो करता है एज कम्पेयर टू कोर। ये जनरली किसके वजह से होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से। स्किन इफेक्ट जो होता है एसी करंट में स्किन इफेक्ट होता है। तो यही रीज़न है कि अल्टरनेटिव करंट जो पास करता है कंडक्टर में उसका जो सरफेस होता है कंडक्टर का सरफेस में मोर करंट पास करता है कंपेयर टू कोर। दिस इज नथिंग बट स्किन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द फैक्ट दैट अ कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द कोर इज नोन एज। सेमी क्वेश्चन है, इसका रीज़न पूछा ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर जो होता है मोर करंट कैरी करता है, जो सरफेस होता है कंडक्टर का वो मोर करंट कैरी करता है कंपेयर टू कोर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। इट इज़ नोन एज स्किन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी द सेम एज द ओमिक रेसिस्टेंस व्हेन। और कब कंडक्टर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस सेम होगा ओमिक रेसिस्टेंस के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, करंट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तब हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो सेम होगा ओमिक रेसिस्टेंस का। तो ये जनरली किस में होगा, डीसी के केस में, क्योंकि डीसी में हमारा जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। लेकिन अब मैं एसी की बात करूँ तो एसी में जो करंट का फ्लो होता है वो सरफेस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है कंपेयर टू कोर, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा एसी के केस में वो इक्वल नहीं होगा ओमिक रेसिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इफेक्ट रिजल्ट इन। स्किन इफेक्ट क्या है, स्किन इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस बट रिड्यूस द इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। स्किन इफेक्ट इफेक्टिव रेसिस्टेंस को इंक्रीज करता है और इंटरनल जो रिएक्टेंस है
कंडक्टर का उसको डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, स्किन इफेक्ट डिपेंड ऑन, स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? तो स्किन इफेक्ट साइज ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो साइज ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्किन इफेक्ट, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है कंडक्टर का उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्किन इफेक्ट। कहने का मतलब कि अगर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी कंडक्टर का डिक्रीज करेगा, लेकिन हम अगर स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करें तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, अगर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द स्किन इफेक्ट ऑफ अ कंडक्टर विल रिड्यूस एज द, स्किन इफेक्ट जो होता है कंडक्टर का उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज। अगर हम रेसिस्टिविटी कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया प्रीवियस ही क्वेश्चन में कि जब स्किन इफेक्ट जो होता है वो रेसिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर के उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेसिस्टिविटी अगर हम इंक्रीज कराएंगे तो स्किन इफेक्ट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, स्किन इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्किन इफेक्ट डायमीटर ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अ स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इन ओवरहेड transmission line the effect of capacitance can be neglected when the length of the line is less than। हमने पढ़ा था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्ट जो होता है कैपेसिटेंस का वो नेग्लिजिबल होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो इन सभी में से कौन सा है जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ है? वो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन द वोल्टेज ड्रॉप इज कंपनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग, इसका आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन ए। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको कंपनसेट कर सकते हैं क्या, इंस्टॉल करके। तो सिंक्रोनस मोटर को इंस्टॉल करके वोल्टेज ड्रॉप है को कंपनसेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द डिसएडवांटेज ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का जब ट्रांसमिशन लाइन में कांस्टेंट वोल्टेज जा रहा है तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द लाइन ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा सिस्टम का वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सर्ज इम्पिडेंस फॉर ओवरहेड लाइन इज टेकन एज, सर्ज इम्पिडेंस ओवरहेड लाइन का कितना हम लोग कंसीडर करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100 to 200 ओम। अगर वही हम बात करें अंडरग्राउंड केबल का तो उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं 40 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पिन इंसुलेटर्स आर नॉर्मली यूज्ड अप टू वोल्टेज ऑफ अबाउट, पिन इंसुलेटर हम लोग कितने वोल्टेज तक यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा 33 किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट तक हम पिन इंसुलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज व्हेन द कंडक्टर आर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हम लोग डेड इंडेड में यूज करते हैं, एट द इंटरमीडिएट एंकर टावर, इन दोनों एनी ऑफ द अबव, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। 3 तरह के हम लोग इंसुलेटर जनरली पढ़ते हैं, एक होता है पिन टाइप, एक होता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर और तीसरा होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फॉर 66 किलोवोल्ट लाइन द नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क यूज एज, 66 किलोवोल्ट अगर लाइन है तो नंबर ऑफ कितना इंसुलेटर डिस्क यूज करेंगे? ये जनरली बात हो रही है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का, क्योंकि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में वेरियस नंबर ऑफ डिस्क लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर 66 किलोवोल्ट अगर हम लाइन ट्रांसमिट कर रहे हैं 66 किलोवोल्ट को तो हमें कितना डिस्क वाले इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी? यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, 5 इंसुलेटर डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिस्क यूजुअली
सजेस्टेड दैट द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज। अगर 10 डिस्क है तो कितना ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्टेज को सजेस्ट करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 132 kV। अब सवाल उठ रहा होगा इसे कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें 5 होगा, इसमें 132 किलो वोल्ट होगा। तो जैसे कि हमने जनरली क्या होता है कि एक डिस्क जो होता है 11 किलो वोल्ट को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमको 66 किलो वोल्ट चाहिए तो हमें 6 डिस्क चाहिए, तो नियर टू 6 जो होगा वो हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर हमने बोला 10 डिस्क, तो 10 डिस्क को अगर एक डिस्क अगर 11 kV को कैरी कर सकता है तो 11 × 10, तो हमारा आंसर आएगा 110। तो 110 के नियर जो भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन में होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है कि ईच डिस्क 11 kV वोल्टेज कैरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज। कोरोना का क्या इफेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीज द एनर्जी लॉस। कोरोना की वजह से क्या होता है, एनर्जी जो है वो उसका लॉस इंक्रीज करने लगता है। एनर्जी लॉस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है कोरोना इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, कोरोना यूजुअली ऑकर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर सक्सीड्स। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो होगा कंडक्टर के चारों तरफ एयर का अगर 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तब कोरोना ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कोरोना इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय। कोरोना इफेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। हिंसिंग साउंड से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फेंट, लुमिनस फ्लो, ब्लू कलर, प्रेजेंट ऑफ ओजोन डिटेक्टर बाय ऑर्डर। ये सभी तीनों कारणों से कोरोना इफेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द करंट ड्रोन बाय अ लाइन ड्यू टू अ कोरोना लॉसेस इज। जो करंट ड्रोन होता है लाइन में कोरोना लॉस होने ड्यू टू कोरोना लॉस की वजह से, उसका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉन साइनोसॉइडल। जो करंट ड्रोन होगा लाइन में ड्यू टू कोरोना लॉस इज नॉन साइनोसॉइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज। कोरोना ओकर होने की वजह से वहाँ पर ओजोन प्रेजेंट है तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि ये इट क्रोड्स द मटेरियल। ये क्या करता है, क्रोड्स कर देता है मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बोला बिटवीन टू सपोर्ट्स। दो सपोर्ट्स के बीच जो हम कंडक्टर को लगाते हैं और ड्यू टू सेक के वजह से द कंडक्टर टेक्स द फॉर्म ऑफ, किस तरह का फॉर्म टेक करता है, तो ये होता है कैटिनरी। इस टाइप का फॉर्म टेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द इंडक्टर ऑफ अ सिंगल फेज 2 वायर लाइन इज गिवन बाय। बोला जा रहा है दो कंडक्टर है, इन दोनों इंडक्टेंस जो होगा सिंगल फेज 2 वायर लाइन इज। इंडक्टेंस क्या होगा, सिंगल फेज 2 वायर लाइन है, ठीक है। तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा, हमें इंडक्टेंस बताना है, ठीक है। और जहाँ पर हमें गिवन है कि इन दो कंडक्टर हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी गिवन है और ये जो कंडक्टर है उसका डायमीटर जो दिया है वो दिया है 2r, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका इंडक्टेंस कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.4 लोगी d/r मिली हेनरी पर किलोमीटर। डी हमारा डिस्टेंस है दो कंडक्टर के बीच और r हमारा रेडियस है ईच कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन ऑन कंडक्टर इज। कंडक्टर पर आइस डिपोजिशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रीज वेट। वो वेट को इंक्रीज करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन सपोर्टिंग टावर। विंड प्रेशर का ज़्यादातर इफेक्ट सपोर्टिंग टावर पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू दैट ऑफ आइस। आइस का प्रेशर अगर मान लीजिए इस ओर है तो हमारा जो विंड प्रेशर होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, मतलब विंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू दैट ऑफ आइस प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोल रहा है टेंशन एंड सेग इन ट्रांसमिशन लाइन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोल रहा है ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, टेंशन और सेग, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट बोल रहा है वुडन पोल फॉर सपोर्टिंग ट्रांसमिशन लाइन आर यूज फॉर वोल्टेज अप टू। वुडन पोल एक सपोर्टिंग की तरह यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, एक कितने वोल्टेज तक हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 22 किलो वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ के इज द वॉल्यूम ऑफ केबल conductor material required to transmit power, then for the transmission of the same power the volume of cable conductor required for single phase 2 wire AC system is। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2K बाई कोस स्क्वायर पी। बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, केबल कंडक्टर है, वो ट्रांसमिट कर रहा है पावर को, उसका वॉल्यूम गिवन है के, ठीक है। अगर उसी पावर को, उसी सेम पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है 2 वायर एसी सिस्टम से, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 2K बाई कोस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 मैक्सिमम परमिसिबल स्पेन फॉर वुडन पोल इज। मैक्सिमम परमिसिबल स्पेन वुडन पोल का कितना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 60 मीटर। परमिसिबल स्पेन, मैक्सिमम परमिसिबल स्पेन जो होता है वुडन पोल का वो 60 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 व्हेन ट्रांसफार्मर और स्विच गियर्स आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन द पोल यूज आर। तो हम पोल किस टाइप का यूज करते हैं, तो एस टाइप पोल यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोल जा रहा है कि अगर हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, अगर ट्रांसफार्मर या फिर स्विच गियर इंस्टॉल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो पोल किस शेप का होगा, तो एस टाइप पोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 फॉर इम्प्रूविंग लाइफ स्टील पोल्स आर गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बोल रहा है कि अगर स्टील पोल जो होता है उसका अगर लाइफ जो है इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ स्टील पोल आर गैल्वेनाइज्ड, मतलब अगर हमको स्टील पोल का अगर लाइफ को इंक्रीज करना है या फिर इम्प्रूव करना है तो उसको गैल्वेनाइज्ड करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ। क्या लेयर अप्लाई करके हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं, तो जिंक लेयर अप्लाई करके हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज कंपेयर टू केबल इज। क्या डिसएडवांटेज है ट्रांसमिशन लाइन का अगर हम केबल से कंपेयर करें तो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पहला तो एक्सपोजर टू लाइटनिंग, ये एक डिसएडवांटेज है ट्रांसमिशन लाइन का। दूसरा है एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स लाइक स्मोक, आइस etc। नेक्स्ट है इंडक्टिव इंटरफ्रेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट। कम्युनिकेशन सर्किट और पावर के बीच इंडक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। ये सभी तीनों ही डिसएडवांटेज है ट्रांसमिशन लाइन का, लेकिन ये सारे ही जो चीज़ें हैं वो केबल में नहीं होते हैं। 40 नंबर है ACSR कंडक्टर इम्प्लाइज। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। तो ACSR कंडक्टर इम्प्लाइज एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 द सर्ज रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज अबाउट। सर्ज रेसिस्टेंस कितना होता है ट्रांसमिशन लाइन का, तो इसका आंसर होगा 500 ओम। सर्ज रेसिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का होता है अबाउट 500 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द लाइव कंडक्टर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक डाउन एंड टचेस द अर्थ द कंसिक्वेंस विल बी। स्टॉर्म के टाइम में जो लाइव कंडक्टर था ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो लाइव कंडक्टर था वो ब्रेक होकर टूटकर वो अर्थ से टच कर गया है, तो द कंसिक्वेंसी विल बी। कंसिक्वेंस क्या होगा, तो कंसिक्वेंसी विल बी करंट विल फ्लो टू अर्थ। करंट क्या होगा, अर्थ में फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 इन ट्रांसमिशन सिस्टम अ फीडर फीड्स पावर टू। ट्रांसमिशन सिस्टम में जो फीडर है वो फीड करता है पावर किसको, तो वो फीड करता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूटर, फीड करता है पावर को डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 फॉर ट्रांसमिशन लाइन द स्टैंडिंग वेव रेशियो इज द रेशियो ऑफ। स्टैंडिंग वेव रेशियो इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज का रेशियो होता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 इन द ट्रांसमिशन लाइन फ्लोइंग आर द
डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट्स। ट्रांसमिशन लाइन में इन सभी में से कौन सा कांस्टेंट होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शॉर्ट कंडक्टेंस। ये सभी कांस्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बंडलिंग ऑफ कंडक्टर इज डन प्राइमरी टू। हम लोग बंडलिंग जो कंडक्टर में करते हैं वो जनरली किस कारण से, प्राइमरी क्या कारण होता है बंडलिंग ऑफ कंडक्टर का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिड्यूस रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। इन सभी में से कौन सा रेगुलेशन बेस्ट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2% रेगुलेशन हम लोग बेस्ट मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड अपॉन। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ट्रांसमिशन लाइन का किस पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो डिपेंड करता है जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, फॉर अ डिस्टोर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन में इन सभी ऑप्शन में से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, R/L इज इक्वल टू G बाई C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, गार्ड रिंग ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस करता अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोवेस्ट यूनिट का अर्थ कैपेसिटेंस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, व्हेन अ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी इन द रेंज ऑफ। अगर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं 500 किलोमीटर की दूरी तक तो हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज का रेंज कितना होना चाहिए? तो इसका रेंज होना चाहिए 150 किलो वोल्ट से 220 किलो वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, अ रिले यूज ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग जो रिले यूज करते हैं वो होता है महो रिले। ठीक है, महो रिले का हम यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, लीड्स वायर आर यूज फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी टू ओवरकम। लीड्स वायर जो यूज करते हैं फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में टू ओवरकम स्किन इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए लीड्स वायर यूज करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में अगर हमको स्किन इफेक्ट रिड्यूस करना है तो यूज करते कॉपर ट्यूब विथ सिल्वर प्लेटिंग आर यूज। अगर स्किन इफेक्ट रिड्यूस करना है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में तो कॉपर ट्यूब यूज करते हैं विथ सिल्वर प्लेटिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, शंट कैपेसिटेंस इज यूजुअली नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ। शंट कैपेसिटेंस इज यूजुअली नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट जो कैपेसिटेंस होता है वो नेग्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द चांसेस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। कोरोना मैक्सिमम कब होता है? इसका ऑप्शन होगा ह्यूमिड जो वेदर होगा तब हमारा कोरोना जो होगा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द पावर ट्रांसमिटेड विथ अ मैक्सिमम व्हेन। पावर जो ट्रांसमिट होगा वो मैक्सिमम होगा व्हेन सेंडिंग इन वोल्टेज इज मोर। सेंडिंग इन वोल्टेज अगर मोर होगा तो पावर जो ट्रांसमिट होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेग्लेक्टिंग लॉसेस इन ट्रांसमिशन सिस्टम इफ द वोल्टेज इज डबल फॉर अ सेम पावर ट्रांसमिशन द वेट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल शुड विल बी। अगर वोल्टेज को डबल कर दिया जाए और पावर जो है ट्रांसमिशन का सेम ही है तो वेट जो होगा कंडक्टर मटेरियल का, कितना वेट रिक्वायर्ड होगा कंडक्टर मटेरियल के लिए अगर वोल्टेज डबल होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/4। कंडक्टर का वेट जो होगा 1/4 हो जाएगा प्रीवियस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, व्हेन टू कंडक्टर ईच ऑफ द रेडियस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ डी द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू इज प्रोपोर्शनल टू। कैपेसिटेंस जो होगा दो कंडक्टर है दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है डी, ठीक है, और रेडियस गिवन है आर ईच कंडक्टर। तो पूछ रहा है कि जो कैपेसिटेंस होगा कंडक्टर का
दो कंडक्टर के बीच जो कैपेसिटेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/log E d/r, 1/log E d/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस द सर्ज इम्पिडेंस इज। अगर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो सर्ज इम्पिडेंस क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, √L/C, √L/C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, अ रिले यूज ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज। रिले हम कौन सा यूज करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में? तो इसका आंसर होगा रिएक्टेंस रिले। हम रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। और एक और बात बता देती हूँ कि जो हमारा रिएक्टेंस रिले है उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ महो रिले को, तो महो रिले को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, और ये हमारा रिएक्टेंस रिले का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इन केस द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ द लाइन इज इक्वल टू द लोड इम्पिडेंस। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा लाइन लोड इम्पिडेंस के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एनर्जी सेंड विल बी ऑब्जर्व बाय द लोड। जितना एनर्जी सेंड किया जाएगा वो सभी ऑब्जर्व हो जाएगा लोड के द्वारा। मतलब कहने का मतलब लॉस फ्री होगा, फ्री फॉर लॉस, ठीक है। तो हमारा जो लाइन होगा वो लॉस से फ्री होगा, तभी तो जितना हम एनर्जी सेंड करेंगे उतना एनर्जी लोड में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो जब हमारा सर्ज इम्पिडेंस या फिर बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, तो सर्ज इम्पिडेंस अगर Z0 के इक्वल होगा तो जितना एनर्जी सेंड किया जाएगा उतना ही एनर्जी लोड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, फ्री ऑफ लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, फॉर अ प्रॉपर्ली टर्मिनेटेड लाइन ZR इक्वल टू Z0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 76 सेंटीमीटर पर Hg इज। वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा जब एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है एंड 76 सेंटीमीटर पर Hg इज। उस समय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, द चांसेस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना होने का चांसेस मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन लिंक जेनेटिक स्टेशन टू रिसीविंग एंड स्टेशन। ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो लिंक करता है जेनेटिक स्टेशन को रिसीविंग एंड स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इन केस ऑफ ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज। ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0। ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इम्पिडेंस रिले इज यूज ऑन। इम्पिडेंस रिले हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो इम्पिडेंस रिले हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर्स आर यूज ऑन 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन। 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? तो डिस्क टाइप या फिर हम बोल सकते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, अ स्ट्रिंग इफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव बाय। स्ट्रिंग इफिशिएंसी इम्प्रूव कैसे होगा? एनी ऑफ द अबव, मतलब या तो यूजिंग ए लॉन्ग क्रॉस आर्म, अगर क्रॉस आर्म लॉन्ग यूज करेंगे तब हमारा स्ट्रिंग इफिशिएंसी इंप्रूव होगा। ग्रेडिंग द इंसुलेटर्स, इंसुलेटर में ग्रेडिंग करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग इफिशिएंसी इंप्रूव होगा। यूजिंग द गार्ड रिंग, ये सभी से हमारा जो स्ट्रिंग इफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस ऑफ अ लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द रेसिडेंशियल बिल्डिंग मस्ट बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 फीट, ठीक है। और मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस ऑफ अ लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द रेसिडेंशियल बिल्डिंग मस्ट बी, मतलब जो घर होता है उससे कितने दूरी में कितना हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होना चाहिए लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और बिल्डिंग का, तो वह 4 फीट का क्लियरेंस होना चाहिए। ये मिनिमम क्लियरेंस है, ठीक है। 73 बोल रहा है, इफ अ 66 किलोवोल्ट लाइन पासेस ओवर ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग।
अगर 66 किलो वोल्ट अगर लाइन पास कर रहा है कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग से, तो मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग मस्ट बी। वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए रूफ ऑफ द बिल्डिंग से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 13 फीट। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें 66 किलोवोल्ट लाइन का ट्रांसमिशन लाइन है, उसका जो रूफ होगा, जो बिल्डिंग होगा, उसके रूफ से 13 फीट हाइट में होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन था, इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन थे, इसमें बोला जा रहा था कि मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए, हॉरिजेंटल क्लियरेंस, एक रेसिडेंस जो बिल्डिंग है और ट्रांसमिशन लाइन के बीच का जो क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो था 4 फीट। ठीक है। जब हमारा लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हो, अगर हम 66 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो उस समय हमारा जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के रूफ से उसका वर्टिकल जो क्लियरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 13 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अल्टरनेटिंग करंट पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस। जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो हम लोग वोल्टेज हाई रखते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हाई वोल्टेज रखा जाता है। ठीक है। 75। स्टैंडर्ड कंडक्टर आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ। हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज पावर को ट्रांसमिट करने के लिए स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इजी इन हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। फॉर अ सेम रेसिस्टेंस ऑफ लाइन द रेशियो वेट ऑफ कॉपर कंडक्टर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2। वेट ऑफ कॉपर कंडक्टर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज 2, जब हमारा सेम रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ACSR कंडक्टर इज। जो हम ACSR कंडक्टर में जो स्टील वायर यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन होता है? तो इसका टू प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो स्टील वायर होता है वो प्रोवाइड करता है एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज। बोल रहा है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे टॉप में जो कंडक्टर होता है वो कौन सा फेज होता है? आर फेज या फिर वाई फेज या बी फेज कंडक्टर होता है या फिर अर्थ कंडक्टर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। फॉर 11 किलो वोल्ट लाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। 11 किलो वोल्ट लाइन में जो इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज का कितना ऑर्डर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 मिली हेनरी। इंडक्टेंस पर पोल पर फेज जो होगा, इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज जो होगा वो होगा 1 मिली हेनरी 11 किलो वोल्ट लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। फॉर 11 किलो वोल्ट लाइन द कैपेसिटेंस पर किलोमीटर पर फेज विल बी द ऑर्डर ऑफ। कैपेसिटेंस पर किलोमीटर पर फेज कितना होगा 11 किलो वोल्ट लाइन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 0.01 फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। द परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ±10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी रेगुलेटेड बाय। वोल्टेज जो होता है ट्रांसमिशन का रेगुलेट करते हैं बाय एनी ऑफ द अबव मेथड। यूज अ टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को रेगुलेट करते ट्रांसमिशन लाइन में। दूसरा है स्विचिंग इन शंट कैपेसिटर एट द रिसीविंग इन ड्यूरिंग हैवी लोड। हैवी लोड के टाइम में हम शंट कैपेसिटर स्विचिंग कर देते हैं एट द रिसीविंग एंड में। या फिर हम यूज अ सीरीज कैपेसिटर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सीरीज रिएक्टेंस। सीरीज रिएक्टेंस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं। इन सभी चीज़ों से हम वोल्टेज रेगुलेट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का।